Now, as we proceed to the next interesting topic, I would like to invite upon our chairpersons for the next session, Dr. J.V. Rai sir. He is an illustrious practicing senior pediatrician in Prayagraj. We welcome you, sir. Professor Dr. Urvashi Singh ma'am. She is Professor and Head of Gynae, United Institute of Medical Sciences and Consultant Chiranjeev Hospital. We welcome you, ma'am. And Dr. Amita Tripathi ma'am, she is a senior practicing gynecologist at Prayagraj and chairperson AMA WDW. We welcome you ma'am on stage. And Dr. Ragini Mehrotra, she is ex-HOD Obs and Gynae Eminent Medical College. We welcome you ma'am on the stage. First of all, I want to thank AMA and the organizing secretary for inviting us to chair such an important session of Dr. Pankaj Agrawal. Dr. Pankaj Agrawal is a consultant endocrinologist, Hormone Care and Research Center, Ghaziabad. Sir is founder Medical Concepts in Hindi. Attempt to bring modern medical science in our own mother tongue Hindi. He conducts online classes on integrated endocrinology for PG and UG students. He is a principal investigator in 29 global and 5 national studies, 26 publications in international and national journal, university examiner for DM endocrinology. The topic of Dr. Pankaj sir is thyroid disorders and pregnancy, clinical perspective. Sir. धन्यवाद मैडम आपके संबोधन के लिए। धन्यवाद इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन और विशेष रूप से डॉक्टर जो कल का दिन और आज का दिन मैंने इस तीर्थराज प्रयाग में गुजारा वह अविस्मरणीय रहेगा। ऐसा स्नेह और ऐसा सम्मान तो मुझे अपने कॉलेज में भी नहीं मिला। मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ डॉक्टर उत्सव और आपकी सभी पूरी टीम का। ये एक हमारा प्रयास था और अब संकल्प है कि हम अपनी मेडिकल साइंस को अपनी मातृभाषा हिंदी में डिस्कस कर सकें। और मुझे अनुमान है कि आपको अच्छा लगेगा। जैसे कि डॉक्टर अनुभा ने मुझसे कहा कि थायराइड डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी को हम डिस्कस करें, शायद हमारी गायनी बंधुओं के लिए यूजफुल होगा। और डॉक्टर सरिता बजाज मैडम के चरण चिन्हों पे चलते हुए हम लोग इसको एक कुछ क्वेश्चन आंसर्स, कुछ केस डिस्कशंस के रूप में ही डिस्कस करेंगे। आपका हॉल बहुत अच्छा है, लेकिन इसके लिए अगर ये थोड़ा सा छोटा होता, अगर मैं आप लोगों के बीच में आ पाता था तो मुझे बहुत आनंद आता। उसमें थोड़ा आई टू आई कांटेक्ट भी अच्छा होता है और क्वेश्चन डिस्कशंस भी अच्छे होते हैं, लेकिन इसका आनंद अलग है। जैसे कि मैडम ने पहले ही बताया है कि हाइपोथायराइडिज्म की प्रेगनेंसी में जो प्रेवलेंस है लगभग 11% के आसपास है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा। तो हम अगले आधे घंटे में हम उन तथ्यों को डिस्कस करने जा रहे हैं जो बहुत कॉमन है। 10 में से 1 प्रेगनेंसी में हाइपोथायराइडिज्म, और इसके अलावा 1% प्रेगनेंसी में हाइपरथायराइडिज्म, 11-12% एक इसकी प्रेवलेंस है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इट मैटर्स टू ऑल ऑफ अस। चलिए तो पहले केस से आरंभ करते हैं। और प्लीज बी वोकल। बहुत देर चुप बैठ लिए, बहुत देर आराम कर लिया भोजन के बाद, बहुत देर पीठ हो सकता है, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा वोकल भी हो जाइए। 24 ईयर प्राइमरी गिविडा, ये उसको कोई पुरानी हिस्ट्री नहीं है और वह इस रिपोर्ट के साथ दिखाने आती है जैसा मैडम पहले भी दिखा चुकी है। T3 T4 बढ़ा हुआ है और TSH नॉर्मल रेंज से कम है। प्रश्न यह है
क्या हमारा इंटरप्रिटेशन क्या है? इस लेडी को हाइपोथायरॉइडिज्म, हाइपरथायरॉइडिज्म या कह नहीं सकते हाइपरथायरॉइडिज्म। तो हमें क्या करना है? हमें कम करना है। उसके लिए हमें क्या देना है? एंटीथायरॉइड ड्रग्स? नहीं। रेडियोआयोडीन? सर्जरी कर दें? सीख लिया हमने सर्जरी करना बहुत अच्छे से पिछले 1 घंटे में। चलिए, ये जो हम लोगों ने अभी देखा कि ये जो नॉर्मल रेंजेस हैं, ये जो हमारी T3T4 की यहाँ पे नॉर्मल रेंजेस दी हैं, हमेशा ये बात ध्यान रखना है कि यह नॉर्मल रेंजेस नॉन प्रेग्नेंट मेल की या नॉन प्रेग्नेंट फीमेल की है। ये प्रेगनेंसी स्पेसिफिक नॉर्मल रेंजेस नहीं है और हम कंपेयर से कर रहे हैं। तो हम प्रेग्नेंट लेडी की रिपोर्ट को नॉन प्रेग्नेंट मेल या फीमेल से कंपेयर कर रहे हैं, तो कैसे जस्टिफाई करेंगे? यही गड़बड़ हो जाती है। मैडम ने ये बताया था कि हमारा एक उनका केस था कि ओरल कंट्रासेप्टिव पिल लेते हुए एक लेडी आई थी, उसमें T3T4 बढ़ गए थे। क्यों बढ़ गए थे? क्योंकि ओरल कंट्रासेप्टिव पिल जब हम लेते हैं पेशेंट, तो थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन बढ़ जाती है। थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन T3T4 को कंबाइन कर लेती है, तो टोटल T4 लेवल्स बढ़ जाते हैं। जब वो बढ़ गए, कुछ और फैक्टर्स होते हैं जिससे TSH कम हो जाता है। कैसे? प्लेसेंटा से HCG सीक्रेट हुआ। HCG और TSH दोनों मिरर इमेज के रूप में काम करते हैं। जैसे जैसे HCG बढ़ता जाता है, वैसे वैसे TSH कम होता जाता है। तो प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, HCG rising, TSH falling. So fall in TSH in first trimester is normal. Rise in T3T4 in first trimester is also normal. क्यों? क्योंकि TBD बढ़ गई, मैटरनल रिक्वायरमेंट बढ़ गया। जब मैटरनल रिक्वायरमेंट बढ़ गया तो बॉडी ने और सिक्रीट करना शुरू किया और उसके कारण से T3T4 बढ़ गए, TSH कम हो गया। लगभग 20% प्रेगनेंसी में TSH एब्नॉर्मल, सब नॉर्मल मिल सकता है। 20% बिग नंबर। तो हमारे जितने पेशेंट्स हैं उसमें 20% में TSH एब्नॉर्मल मिल सकता है। हमको ये याद रखना है। इसलिए जो प्रेगनेंसी स्पेसिफिक नॉर्मल वैल्यूज हैं वो अलग हैं। इसीलिए थोड़ा भी अगर TSH बढ़ता है, थोड़ा भी अगर T4 कम होता है, तो हम उस पेशेंट को, जिसको हम अदरवाइज सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉइडिज्म की रेंज में रखते, यहाँ पर हम हाइपोथायरॉइडिज्म की रेंज में रखते हैं। TSH more than 10, overt hypothyroidism, frank hypothyroidism, TSH केवल 2.5 से ज्यादा हो और T4 हमारा कम हो, तो दिस इज overt hypothyroidism। TSH 2.5 से ऊपर होते ही वो सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉइडिज्म हो जाता है, जिसको हम प्रेगनेंसी के अलावा दूसरी स्टेट्स में सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉइडिज्म कहते हैं। तो इस प्रकार से यह जो फीमेल फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें दिखाने आई, T3T4 हाई, TSH लो, ये क्या है? नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कृपया इसको ध्यान दीजिए, इसको ध्यान रखिए। मेरे पास आने वाले फर्स्ट ट्राइमेस्टर की फीमेल्स 50% यही होती हैं। अननेसेसरी कंसल्टेशन, उस कंसल्टेशन को देख के मजा नहीं आता क्योंकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। आइए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड फीमेल, ये हाइपोथायरॉइडिज्म इनको रहा। हाइपोथायरॉइडिज्म के साथ साथ ये 50 माइक्रोग्राम टैबलेट ले रही है पिछले 6 महीने से। हमारे पास दिखाने आई 6 वीक्स की जेस्टेशन के साथ। T3 T4 एलिवेटेड, TSH डिप्रेस्ड। क्या करेंगे? 50 माइक्रोग्राम सेम रखें, घटा दें या बढ़ा दें? जी, रिड्यूस कर दें? चलिए। प्रेगनेंसी इज ए मेटाबॉलिक बर्डन। जब जैसे ही प्रेगनेंसी होती है, मैटरनल मेटाबॉलिज्म बढ़ जाती है। फीटस आ गया, सारे हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, मदर की मेटाबॉलिज्म बढ़ी। जब मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा तो थायरॉक्सिन रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। तो जेस्टेशन, जो कंसेप्शन के साथ साथ 25% तक मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। थोड़ा आयोडीन का एक्सक्रीशन बढ़ता है,
थोड़ा आयोडीन प्लेसेंटा में, थोड़ा थायरोक्सिन प्लेसेंटा के द्वारा डिनेचर उसका डिग्रेडेशन कर दिया जाता है और मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट बढ़ती है। इसलिए यह एक डिक्टिम है कि कंसेप्शन के साथ साथ डोजेस को 25 से 50 माइक्रोग्राम बढ़ा दो। 25 to 50% डोज बढ़ जाती है विद कंसेप्शन। आज कंसीव किया और आज और कल से रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे? डोज घटाएंगे? कभी नहीं। प्रेगनेंसी में थायरोक्सिन डोजेस बढ़ाई जानी है, घटाना तो लगभग कभी नहीं, जब तक प्रूवन हम हाइपरथायरिज्म न डिक्लेयर कर दें। फिर से मैं उसी बात पे आ रहा हूं, T3 T4 बढ़ता है और T4 का जो टारगेट है ना, ये 1.5 टाइम्स ऑफ अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल। अगर हमारी अपर लिमिट 12 तक है तो T4 मेंटेन करना है 18। और यहीं पे हमारी गायनी दीदी कहती है, यार ये डॉक्टर कुछ गड़बड़ कर रहा है। और शुरू में तो बहुत होता था कि भाई ये हम तो कह रहे हैं डोज घटाओ, और पंकज अग्रवाल को दिखा नहीं गया, उसने डोज बढ़ा दिया, समझ में नहीं आया। तो एक बार हुआ, दो बार हुआ, भाई किसी और को दिखाओ। तो यहां अब उसके बाद मैंने क्या सीखा कि पेशेंट्स को पहले से बता दो, मैं डोज बढ़ा रहा हूं, आपका T4 बढ़ा हुआ है, ये और बढ़ेगा और आप परेशान होंगे। मैं पहले से बता रहा हूं, मेरा टारगेट है 12 अपर लिमिट है, मुझे 18 ले जाना है फॉर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जिससे मैटरनल इंक्रीज मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट को मैं फुलफिल कर सकूं। इसलिए T4 का अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल से 1.5 टाइम्स हमको बढ़ाना है। और TSH की वैल्यू ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लगभग 2.5 फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, 3 और 3.5 सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में रखनी है, इससे ऊपर नहीं जाने देनी। तो इस प्रकार से अगर ये लेडी हमारे पास आती है 50 माइक्रोग्राम लेते ही, तो जैसे ही हमारे पास आएगी हम तुरंत उसकी डोज बढ़ा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट केस पे चलते हैं। इस लेडी को हाइपोथायराइडिज्म थी, 75 माइक्रोग्राम ले रही थी। कंसीव करने के बाद हमने 125 माइक्रोग्राम कर दिया, डिलीवर कर गई और डिलीवरी के बाद रिपोर्ट लेके आई, यार ये हाल है, हर केस में T3 T4 हाई, TSH कम। अब क्या करेंगे? यस, यहां तो कब कर देंगे, बहुत बढ़िया। तो क्योंकि डिलीवरी हो गई, जो इंक्रीज मेटाबॉलिज्म थी वो कम हो गई, अब हमें उतनी डोजेस की जरूरत नहीं, तो हमने बढ़ाना तो याद रखा, लेकिन डिलीवरी के बाद घटाना याद नहीं रखा। यह हमको ध्यान रखना है कि डिलीवरी के बाद रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। आइए, तो इस केस में हमें क्या करना है? डोज घटानी थी, जो डिलीवरी के बाद हम भूल गए। चलिए नेक्स्ट केस, हाइपोथायराइडिज्म 75 माइक्रोग्राम पे थी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 125 किया, हमें मालूम है कि घटाना है, डिलीवरी होते ही हमने दोबारा उसको 75 कर दिया, राइट? अब जब पेशेंट हमारे पास 2 महीने बाद आई, या जी पंगा है, हमारी लेबोरेटरी हमेशा एक ही रिपोर्ट देती है, T3 T4 हाई और TSH कम। अब क्या करें? लैब बदल देते हैं। एनी सजेशन? और रिड्यूस कर दो। इस केस में हम क्या करेंगे? ये हुआ क्या? वो लेडी हाइपोथायराइड थी, हाइपरथायराइड में कन्वर्ट हो गई, या हाइपो ही है, या हो सकता है हाइपोथायराइड भी रिमिशन में जाती हो, ठीक हो गई हो। एनी सजेशन? डिलीवरी के बाद बहुत तरह के परिवर्तन आते हैं। हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी इज एन हाइपर एस्ट्रोजेनिक स्टेट। प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन लेवल बहुत हाई हो जाता है, डिलीवरी होते ही वो एस्ट्रोजन का सडन विड्रॉल हुआ, तो जैसे ही एस्ट्रोजन कम हुआ, उसके कारण से कुछ ऑटो इम्यून प्रोसेसेस फ्लेयर अप हो जाते हैं। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑटो इम्यून प्रोसेसेस सप्रेस होते हैं, आफ्टर डिलीवरी वो फ्लेयर अप हो जाते हैं। यहां पर उस फ्लेयरिंग ऑफ ऑटो इम्यून प्रोसेस के कारण से ऑटो इम्यूनिटी इस पेशेंट पे पहले से रही होगी, वो फ्लेयर अप हुई, उससे ऑटो इम्यून इंड्यूस डैमेज हुआ, फॉलिकल्स में डैमेज हुआ, फॉलिकल में स्टोर्ड थायराइड हार्मोन लिबरेट कर गया और वो पेशेंट हाइपरथायराइडिज्म के साथ, थायरोटॉक्सिकोसिस के साथ, नॉट हाइपरथायराइडिज्म, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू एंटिटीज। तो थायरोटॉक्सिकोसिस जैसे सिम्टम्स और थायरोटॉक्सिकोसिस जैसी रिपोर्ट्स लेके वो आई। तो ये एक रिकमेंडेशन है मैडम की सोसाइटी से, जिसकी मैडम प्रेसिडेंट है,
और कि इंडियन थायराइड सोसाइटी की हर पेशेंट में डिलीवरी के बाद होने वाले जो चेंजेस हैं थायराइड प्रोफाइल में उसको रिकन्फर्म किया जाए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जस्ट वेट एंड वॉच फॉर 4 to 6 वीक्स, उसको रिकन्फर्म करें और तब आगे बढ़ते हैं कि उस पेशेंट को वास्तव में है क्या। आइए नेक्स्ट, इसको 75 में कंटिन्यू रखेंगे। अभी 75 पे ही कंटिन्यू करते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट 1.5-2 महीने के बाद, 1.5 महीना 6 वीक्स, कभी भी जब हम थायराइड प्रोफाइल को इंटरप्रेट करें तो टीएसएच को स्टेबलाइज होने में समय लगता है। तो टीएसएच को हमें रिपीट करना है तो 15 दिन 20 दिन में कभी नहीं करेंगे, चाहे वो 1000 ही क्यों ना हो। टीएसएच को स्टेबलाइज होने में 1.5 मंथ्स लगते हैं, हमें 1.5 मंथ्स या 6 वीक्स वेट करना है और उसके बाद तब आगे काम करेंगे। जी बिल्कुल सही, लेकिन प्रेगनेंसी में क्या होता है, प्रेगनेंसी में भी टेकिकार्डिया होता है, प्रेगनेंसी में भी पैल्पिटेशन होता है, डिलीवरी हो गई, आपका कहना बिल्कुल सही है, हो सकता है एनीमिया हो सकता है बहुत सारे और भी फीचर्स हैं वो, तो यहाँ पे डाइसी है। अब जैसे मैडम ने कहा ये समय है कि जब बहुत सारे चेंजेस होते हैं, को-फाउंडिंग फैक्टर्स होते हैं, दिस इज द टाइम टू रेफर। हो सकता है कुछ ना कुछ और एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटीज हों। अब ये महिला है जिसको हाइपोथायराइडिज्म की कोई पुरानी हिस्ट्री थी नहीं थी और ये डिलीवरी के बाद आई, ये कोई टैबलेट नहीं ले रही है, ये कोई टैबलेट नहीं ले रही है और फिर वही पंगा T3 T4 हाई TSH का। अब हमने कहा कि 1.5 महीना वेट करना है, हमने इस केस में 1.5 महीना वेट किया और जब हमने टेस्ट कराया आफ्टर 1.5 मंथ्स तो हम देखते हैं कि T3 कम हो गया, T4 कम हो गया, कम कितना हो गया, नॉर्मल से भी नीचे चला गया और TSH हमारा हाई हो गया। ये क्या हुआ, ये लेडी पहले यूथायराइड थी, ये क्या हुआ और कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ। चलिए, ये है टिपिकल पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस। डिलीवरी के बाद 1.5 महीने में थायराइड में होने वाले कोई भी परिवर्तन जो पहले ना हो, हाइपो, हाइपर या हाइपो फॉलोड बाय हाइपर, हाइपर फॉलोड बाय हाइपो, यह सारे सिम्टम्स कहलाते हैं पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस, जो कि डिलीवरी के बाद या इवन मिसकैरेज के बाद काफी कॉमन होते हैं। और कॉज इसमें भी इम्यूनोलॉजिकल डैमेज है, जिसमें फॉलिकुलर इंजरी हुई, फॉलिकल में जो स्टोर्ड हार्मोन था वो रिलीज हो गया, तो इनिशियल थायरोटॉक्सिकोसिस, फॉलिकल डैमेज हो गई, ऑनगोइंग हार्मोनोजेनेसिस कम हो गई, फॉलोड बाय हाइपोथायराइडिज्म। तो जो कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन इसका थायरोटॉक्सिकोसिस फॉलोड बाय हाइपोथायराइडिज्म, वही इस केस में हमको देखने को मिला। तो दिस इज टिपिकल केस ऑफ पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस। तो अगर हम इसकी केस की बात करें तो अब हम इसको अलग तरह से ट्रीट करेंगे। इसको पहले कोई परेशानी नहीं थी और अब ये परेशानी आई। नेक्स्ट केस, हमारी लैब बड़ी यूनिक है, हर केस में सेम रिपोर्ट देती है, T3 T4 हाई, TSH कम, फ्री T4 भी करा दिया, पता नहीं क्यों कराया, फ्री T4 हाई है। और जब हमने इसको वेट किया तो वेट करने के बाद हमने देखा कि आफ्टर 1.5 मंथ्स फ्री T4 बढ़ गया। ये क्या है, इसको भी थायराइड की कोई डिसऑर्डर पहले से नहीं था और ये इस रिपोर्ट के साथ दिखाने आए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी T3 T4 हाई होते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी TSH लो होता है, लेकिन जब हमने वॉच किया उस पेशेंट को तो देखा हमारा फ्री T4 ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बढ़ रहा है। इसका मतलब यह पेशेंट है जो रियल थायरोटॉक्सिकोसिस या रियल हाइपरथायराइडिज्म, जैसे डॉक्टर अनुभा पीछे से प्रॉम्प्ट कर रही हैं, ये है ग्रेव्स डिजीज, जिसमें जब हम फॉलो करें तो T4 राइजिंग ट्रेंड पे है, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सारे सिम्टम्स थायरोटॉक्सिकोसिस के भी वही हैं, सारे सिम्टम्स प्रेगनेंसी में भी जो मेटाबॉलिज्म बढ़ जाती है उसके भी वही है, तो पहचानना बहुत मुश्किल होता है। तो इस केस में हमको हाइपरथायराइड पेशेंट मान के अब इसको आगे फॉलो करना है और मैनेज करना है। क्वेश्चन ये आता है, अब इसको हम क्या दें, कार्बेमाजोल, मेथिमाजोल, प्रोपाइलथायोयूरेसिल, PTO, प्रोपाइलथायोयूरेसिल,
क्यों? क्योंकि हम बाकी मॉडलिटीज दे नहीं सकते, रेडियो आयोडीन दे नहीं सकते, सर्जरी यूजुअली हम वेट करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर तक, और एंटीथायराइड मेडिकेशंस में हमारी प्रोपाइलथायरोसिल इज सेड टू बी द ड्रग ऑफ चॉइस। लेकिन बड़ा खतरनाक शब्द है, लेकिन प्रोपाइलथायरोसिल इज अ टॉक्सिक मेडिसिन, तो डोंट यूज इट हियर एंड देयर। ये एक टॉक्सिक मेडिसिन है, इसको दिया क्यों जाता है प्रेगनेंसी में? बिकॉज इट इज सेफर फॉर डेवलपिंग फीटस। फीटस के लिए सेफ है, मां के लिए हानिकारक है, तो इसलिए प्रोपाइलथायरोसिल देते समय हम मां को रिस्क पे डाल रहे हैं। इसको हम क्यों देते हैं? क्योंकि ये प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करती और फीटस को नुकसान नहीं पहुंचाती। फीटस में नुकसान होने के कारण से ड्यूरिंग पीरियड ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस, जो फर्स्ट 3 मंथ्स हैं, हम पीटीयू यूज करते हैं। और अब रिकमेंडेशंस क्या है? 3 महीने हो गए, अब एम्ब्रियोजेनेसिस का पीरियड निकल गया, फीटस को जो कंजेनिटल एनोमलीज हो सकती थी उसके चांसेस कम हो गए, अब रिवर्ट बैक टू नियोमेटाजोल और मेथिमाजोल। तो इस केस में हमको अभी प्रोपाइलथायरोसिल यूज करना है फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स, उसके बाद हम कार्बिमेजोल या मेथिमाजोल, जो दोनों एक ही तरह से काम करते हैं, उस पर शिफ्ट कर देंगे। नेक्स्ट केस, ये लेडी है जो ग्रेव्स डिजीज है, मेथिमाजोल ले रही है, 28th वीक ऑफ जेस्टेशन में है, काफी प्रेगनेंसी बीत चुकी है, मां का TSH 21, फीटल अल्ट्रासाउंड किया गया, उसमें देखा फीटस को लार्ज गोइटर, ये क्या हो गया? ड्रग इंड्यूस्ड। ड्रग ने क्या किया? एक चीज तो हम देख रहे हैं, मदर का TSH 21, ओवर जीलस थेरेपी, हम ज्यादा जोश में आ गए, बिल्कुल सब ठीक कर देंगे, तो मदर को हाइपोथायराइड नहीं बनाना है, क्योंकि थायराइड इज इमेंसली रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हमने थोड़ा ओवर जीलस थेरेपी दी, जिसने फीटस को भी हाइपोथायराइड कर दिया। तो अब प्रॉब्लम क्या होती है? थायरोक्सिन T4 प्लेसेंटा को फ्रीली क्रॉस नहीं करती। अब देखिए, प्रकृति में कोई काम निरर्थक नहीं होता, ये एक सीधा सा नियम है, हम समझ पाए, हम बता पाए, हम उसको मॉडिफाई कर पाए ना कर पाए, लेकिन प्रकृति जो कर रही है बड़ा सोच समझ के कर रही है। तो T4 प्रेगनेंसी में बढ़ता है, क्यों बढ़ता है? क्योंकि T4 मदर से प्लेसेंटा से होते हुए फीटस में धीरे धीरे रुकता रुकता पहुंचता है, तो T4 हाई कर देती है, जिससे ग्रेडियंट के थ्रू आसानी से पहुंच जाए। इसलिए T4 लेवल्स आर 1.5 टाइम्स एलिवेटेड ड्यूरिंग नॉर्मल प्रेगनेंसी। लेकिन जो हमारी एंटीथायराइड ड्रग्स हैं, ये खटाखट क्रॉस कर जाती है, ये क्रॉस कर जाती, तो ये जो चली गई फीटस में, मदर को ये हाइपोथायराइड कर रही थी, फीटस को भी उन्होंने हाइपोथायराइड कर दिया। फीटस की जब अपनी TSH फीटस का बनना शुरू हुआ, तो उसने फीटस की गोइटर को बढ़ा दिया, फीटस की थायराइड ग्लैंड को बढ़ा दिया। तो इसके कारण से मदर का T4 कम पहुंचा, मदर को वैसे ही हाइपोथायराइड कर दिया, और ड्रग ज्यादा पहुंची, हाइपोथायराइड हो गया। तो इस केस में हमने ओवर जीलस थेरेपी से फीटस को हाइपोथायराइड कर दिया। नेक्स्ट केस, वही सिनेरियो, ग्रेव्स डिजीज, मेथिमाजोल दी जा रही है और TSH 1.21 है, लेकिन यहां भी फीटल गोइटर डेवलप हो गया। यहां मदर नॉर्मल है, यहां हमने जोर जबरदस्ती नहीं की, जितनी डोजेज देनी थी उतनी डोज दी, मदर बिल्कुल कंट्रोल्ड है, लेकिन फीटस में गोइटर बन रहा है और फीटल हार्ट रेट बहुत बढ़ी हुई है। हमें नहीं मालूम हमें तो ये मालूम थर्ड ट्राइमेस्टर इस वक्त जो चल रहा है, इस वक्त वो मेथिमाजोल ले दिया। तो इस समय मदर कंट्रोल्ड है, फीटस में गोइटर भी है और दूसरा टेकिकार्डिया भी है। ये क्या है? सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है, 150 इज ठीक है, तो मैं यू आर ए बेटर जज, हम तो 150 मैंने लिखा है, तो मैं सोच रहा था कि थोड़ा बढ़ा दूं क्या। तो देखिए, अगर मदर में थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज, मदर ग्रेव्स डिजीज की पेशेंट है जिसमें स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज बन रही है, ये स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है,
तो यदि किसी प्रेग्नेंट फीमेल में ग्रेव्स डिजीज है, ये एंटीबॉडीज का हाइपर सिक्रीशन हो रहा है, यह हाइपर सिक्रीशन प्लेसेंटा से होता हुआ फीटस में पहुंचता है और फीटल थायराइड को स्टिमुलेट करके उसमें थायराइडोक्सिकोसिस, हाइपरथायराइडिज्म कर सकता है। तो यहाँ पे यह फीमेल जो है, यहाँ पे जो एंटीबॉडी इंड्यूस्ड फीटल ग्रेव्स डिजीज उत्पन्न हो गई। तो इस प्रकार से फीटल गोइटर फीटल हाइपोथायराइडिज्म में भी हो सकता है और फीटल हाइपरथायराइडिज्म में भी हो सकता है। लेकिन करें क्या? अब इस पेशेंट को ट्रीट कैसे करें? मदर तो ठीक है, फीटस में पंगा हो रहा है, डोज घटाएं, डोज बढ़ाएं या छोड़ दें। जब कुछ ना समझ में आए तो छोड़ देना इज अ वेरी प्रूडेंट आंसर। यहां पे हमें थोड़ी कारीगरी करनी पड़ती है, और जब हम इस तरह की कारीगरी करते हैं तो मैं फिर पेशेंट को बता देता हूं कि मैं जो कर रहा हूं ये समझ में नहीं आएगा, हो सकता है कोई कहे आप पागल हो गया, या तो डॉक्टर पागल हो गया है या तुम्हें पागल बना रहा है। क्योंकि ऐसे में हम क्या करते हैं, हम पेशेंट को एंटी थायराइड ड्रग भी देते हैं, हम पेशेंट को थायरोक्सिन भी देते हैं। डॉक्टर अपनी क्लिनिक चलाने के लिए तुम्हें उल्लू बना रहा है, दोनों दवा दे दी, तुम दिखाते रहोगे उसे टेस्ट करा करा के। क्यों? इसका रेशनल है। रेशनल क्या है? थायरोक्सिन क्रॉस कम करती है प्लेसेंटा को, तो थायरोक्सिन दी हमने मदर का थायराइड लेवल अप रखने के लिए। एंटी थायराइड ड्रग प्लेसेंटा क्रॉस करती जाती है, तो एंटी थायराइड ड्रग की हायर डोजेस दी जिससे वो क्रॉस करके फीटस की थायराइड को सप्रेस करे। फीटल तो ग्रेव्स डिजीज है, फीटल हाइपरथायराइडिज्म है, उसको सप्रेस करने के लिए हमने एंटी थायराइड ड्रग्स की डोज बढ़ा दी, लेकिन उससे मदर हाइपोथायराइड हो जाएगी, मदर के लिए थायरोक्सिन दे दी। ब्लॉक एंड रिप्लेस थेरेपी, जो कि बहुत सारे क्रिटिकल कमेंट्स आते हैं इस तरह की ट्रीटमेंट देने पे, इसलिए मैंने सीख लिया कि पेशेंट को पहले से बता के भेजो। तो यहाँ पे हमने एंटी थायराइड ड्रग की डोज बढ़ाई और थायरोक्सिन की डोज कम की, क्योंकि हमारा गोल क्या है? मदर को भी यूथायराइड रखना और फीटस को भी यूथायराइड रहना। फाइनली डिलीवरी तो हो गई, गायनेकोलॉजी इज एक्स पीस, बच गए हैं? अब क्लिनिक पे पत्थर नहीं चलेंगे। लेकिन जो बेबी का न्यूनेटल स्क्रीनिंग कराई तो उसमें क्या देखा? फिर वही पंगा, बेबी की भी रिपोर्ट वही आई जो मां की आ रही थी, T3 T4 हाई, TSH लो। तो न्यूबॉर्न का हार्ट रेट 150, मैडम ठीक है, थोड़ा ज्यादा है, चलो बच गया मैं। लेकिन उसका वाला अगले प्रेजेंटेशन में मैं बढ़ा दूंगा, 150 को थोड़ा 160-70 कर दूंगा। इसमें व्हाट टू डू? इस बच्चे को न्यू बॉर्न है, पैदा हुआ, हमने टेस्ट किया और हमने देखा कि वैल्यूज हमारी T3 T4 हाई है, TSH कम है। क्या किया जाए? मेरा टाइम हो गया सर, चलिए ठीक है। तो हम लोग यहाँ करेंगे क्या? जैसे ही जो न्यूनेटल थायराइडोक्सिकोसिस ये होती है, ये यूजुअली जो मां से एंटीबॉडीज गई उनके कारण से होती है। मां से जो एंटीबॉडीज गई उन्होंने फीटल की थायराइड को स्टिमुलेट किया और ये यूजुअली 10-15 दिनों में नॉर्मल हो जाती हैं। तो इसलिए हमें कुछ नहीं करना, छोड़ देना है बच्चे को। अगर जरूरत हो फीटस को तो बीटा ब्लॉकर्स देके हम उसकी हार्ट रेट को सप्रेस कर दें और उसके बाद ठीक हो जाता है। और अंतिम केस, यही बच्चा जब डिलीवर हुआ तो सेकेंड डे जब हमने उसकी न्यूनेटल स्क्रीनिंग की तो हमने TSH 10, अब की रिपोर्ट अलग आई। T3 ठीक है, T4 ठीक है, लेकिन TSH 10 है। क्या करना है इसका? ये रिपोर्ट गलत आई है, अलग आई है, इसका मतलब गड़बड़ है। पहली वाली रिपोर्ट सेम थी नहीं है। क्या करें इसका? बेसिकली ये हमको ध्यान रखना है कि जैसे ही डिलीवरी होती है, बेबी फीटस इज एक्सपोज टू एक्सटर्नल कोल्ड एनवायरनमेंट। अंदर बहुत शांति थी, बाहर बहुत पंगा है। बाहर जैसे कोल्ड एनवायरनमेंट में एक्सपोज होता है तुरंत TSH विच इज स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है। तो न्यूनेटल स्क्रीनिंग हमको या तो कॉर्ड ब्लड से कर दे उसके बढ़ने से पहले, और या फिर हम 3rd या 4th डे पे करें, जिससे कि जो ट्रांसिएंटली एलिवेटेड TSH है वो हमारा नॉर्मल आ जाए। तो यह केस में हमें रिपीट करना है कुछ समय बाद।
तो मित्रों, संदेश ये है कि रिपोर्ट सब जगह सेम है, पेशेंट की कंडीशन अलग है, तो हमें ट्रीट किसको करना है? रिपोर्ट को। हम यही गलती करते हैं। हमें क्लिनिकल सर्कमस्टांसेस देखनी है, क्लिनिकल कंडीशन को ट्रीट करना है, रिपोर्ट को नहीं। उसको समझ के उसके अनुसार हम निर्णय लेंगे, उससे समझेंगे। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद आपको यह मेरा प्रयोग अच्छा लगा होगा हिंदी साइंस में। और यदि आपको यह अच्छा लगा तो थोड़ा समर्थन दीजिए, थोड़ा मुझे उत्साहित कीजिए। ये डॉक्टर अनुभा ने हमारे इस मिशन के लिए बहुत मेहनत करके वीडियोस बनाए हैं। इन्होंने एक हिंदी में आर्टिकल लिखा है और मैं आपका सबके सामने यहाँ पे हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोग भी जो कुछ कर सके मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। ये ऐप है जिसमें कि हम लोग जो जो करते हैं वो सारे वीडियोस, ऑडियोस, टेक्स्ट सब इस ऐप में हम डालते हैं। तो आप इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मेरा उत्साह बढ़ा देगा। धन्यवाद। Thank you, Dr. Pankaj Agarwal, for such nice, interesting talks. We had been treating hypo and hyperthyroidism during pregnancy and after pregnancy also. But you have touched such intricate practical points today that it has given us food for thought to just review all we are doing, and we should do it better way. And the most interesting thing and most commendable thing is that you have done it in Hindi. That is nicely done, and that is so commendable that one could do it like that. इतना अच्छा काम हिंदी में करना ये तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। एंड आपको बहुत बहुत बधाई इस काम के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, आभार। डॉक्टर पंकज, मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, तो मैं केवल बच्चे की बात करूँगा। ऐसा देखा गया है कि जिन जगहों पे जहाँ पे कि हाइपोथायराइड एंडेमिक है, जैसे गोरखपुर है, देवरिया वो है, वहाँ पे बच्चों में, न्यूबॉर्न में हाइपोथायराइडिज्म बहुत अधिक है। मतलब स्क्रीनिंग जो भी हुई है लोकल, फिगर था कुछ लगभग 4%, जबकि नेशनल फिगर जो भी स्टडी है 1 in 1000, 1 in 2000, वो भी वेस्टर्न से काफ़ी अधिक है। तो ये क्या कोई ऐसी स्टडी है कि जो मदर्स हैं, जो हाइपोथायराइड मदर्स हैं, उनके बच्चे दे आर मोर ससेप्टेबल, हालांकि वो ट्रीटमेंट पे हैं तो शायद, तो कैन यू कमेंट ऑन दिस? सर, आयोडीन डेफिशिएंसी का तो अपना एक बहुत बड़ा रोल है ही, आप जानते ही हैं। और आयोडीन डेफिशिएंसी के साथ साथ हमने आयोडीनेशन ऑफ सॉल्ट तो शुरू कर दिया है, लेकिन तब भी वह पॉइंट ऑफ डिलीवरी तक पहुंचते पहुंचते हम जानते हैं उसकी आयोडीन कंसंट्रेशन कम होती है। और अभी भी कई जगह हम अनआयोडीनाइज्ड सॉल्ट यूज करते हैं, और या इस सॉल्ट को हम पैकेट खोला और हमने डब्बे में निकाल के भर दिया। तो जब भी आयोडीन क्या है, एक सब्लिमेशन होता है इसमें, तो जो सॉलिड आयोडीन इट कन्वर्ट्स इनटू गैस एंड इट सब्लिमेट्स आउट। सो कुछ दिन खुला रखने के बाद आयोडीन उसका साफ हो जाता है। तो कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के साथ साथ आयोडीन इनटेक शायद अभी भी हमारी पॉपुलेशन का उतना नॉर्मल नहीं हो पाया है, एक बात। दूसरी चीज, एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, इसको बोलने के साथ साथ इसको ना बोलना भी अच्छा होता है, लेकिन अब पूछा गया तो बोलना भी अच्छा है। हमने आयोडीनेशन ऑफ सॉल्ट के साथ साथ सब कुछ अच्छा नहीं किया, हमने बहुत कुछ खराब भी कर दिया। प्रकृति से छेड़छाड़ के नतीजे बहुत बुरे होते हैं। हमने ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स को बढ़ा दिया। तो जहां आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स कम किए हमने ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स बढ़ा दिए। तो जो बात आप कह रहे हैं, प्रेग्नेंट फीमेल में ऑटोइम्यूनिटी पहले से थोड़ी सी हमारी चेंज होने की टेंडेंसी होती है, और वह आयोडीनेशन ऑफ सॉल्ट से शायद बढ़ गई। मैंने अपने रेजिडेंसी में और संजय गांधी इंस्टीट्यूट तक में हमने उतने ज्यादा थायरोटॉक्सिकोसिस के केसेस नहीं देखे जितने इस पिछले 20-25 वर्षों में हम अपनी प्रैक्टिस में देख रहे हैं। वह लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये ऑटोइम्यूनिटी भी इसका एक एडिशनल फैक्टर हो सकती है, इन एडिशन टू आयोडीन डेफिशिएंसी जो हमारी तराई बेल्ट में मिलती है, जिसके कारण से अब नियोनेटल हाइपोथायराइडिज्म की प्रेवलेंस बढ़ रही है।
लेकिन यह तो एक फैक्ट है ये कि जो सब हिमालयन तराई रीजन है वहाँ पे एंडेमिक एरिया है, और एंडेमिक एरिया में हमारी नियोनेटल हाइपोथायराइडिज्म की और क्रेटिनिज्म की प्रेवलेंस काफ़ी है। दूसरा एक कमेंट कि हमारे यहाँ इस न्यूनेटल स्क्रीनिंग नहीं है अभी भी, जबकि थायराइड न्यूबॉर्न में थायराइड की रेट्स काफ़ी अधिक हैं। जैसे मैंने कहा कि 1 in 1000 to 1 in 2000 है, जबकि वेस्ट में यूरोप और वहाँ पे 1 in 3 to 1 in 4000 है। लेकिन उसके और कारण कई दिए जाते हैं, एक तो पैसा, दूसरा लॉजिस्टिक्स, कैसे कलेक्ट करेंगे, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि जो भी डिलीवरीज हॉस्पिटल में हो रही हैं, जो भी डिलीवरीज नर्सिंग होम्स में हो रही हैं, क्या उनको नहीं स्क्रीन करना चाहिए? क्या उनको नहीं स्क्रीन करना चाहिए जिनकी मदर्स हाइपोथायराइड हैं? क्या उनको नहीं स्क्रीन करना चाहिए जिनके बच्चे को जॉन्डिस है? मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको अगर हम प्रैक्टिस में लाएं तो शायद बहुत बच्चे हम डायग्नोस कर सकते हैं बिफोर दे बिकम मेंटली रिटार्डेड। ये बहुत अच्छा संदेश है आपका, खासतौर से अगर यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट लोग बैठे हैं। जो शुरू में रिकमेंडेशंस थी कि कॉर्ड ब्लड से हम कर लें या हील पैड से कर लें, तो कॉर्ड ब्लड हील पैड मैंने अपने शुरुआती दिनों में बहुत जगह कहा, बहुत सारी गायनेकोलॉजिस्ट से कहा कि डॉक्टर साहब आप समझ नहीं सकते हैं मैं उस वक्त कितनी इन्वॉल्व, कितनी बिजी और कितनी एंजाइटी में रहती हूँ कि उस वक्त कॉर्ड काटते समय मैं ब्लड उसका निकालूं, समहाउ मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। तो कॉर्ड ब्लड हम नहीं कलेक्ट करा पाए, और उसका इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की भी जो रिकमेंडेशन है 3rd और 4th डे पे करें। हमें थोड़ा सा एम्फेसाइज करके पेशेंट को, मदर को बोलना होगा, माँ बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। सर एक बात बताइए, जब आशा जी कह रही हैं, अगर हाइपोथायरॉइड मदर है तो उसके लिए ऑप्टिमल टाइम क्या है? 3rd डे, 3rd डे? जी, 3rd या 4th डे। और अगर उसमें गड़बड़ आता है तो हमें रिकन्फर्म करना है, क्योंकि 3rd 4th डे में भी हमारे फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस काफी रहते हैं, तो रिकन्फर्म करना है 20 डेज पे। मैडम ये आप दोनों के बीच की बात है, मैं तो 3rd पार्टी हूँ। ठीक, धन्यवाद। I request Sujit Singh sir to come on the stage and felicitate the chairperson and the speaker.